अखाड़ा में आज सबसे पहले बात लखनऊ के कोर्ट परिसर में हुए शूटआउट पर। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के मामले में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जीवा की हत्या के लिए आरोपी ने जिस हथियार का प्रयोग किया था वो बरामद कर ली गई है। ये एक विदेशी हथियार है जो भारत में प्रतिबंधित तो नहीं है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आरोपी जिस बैकग्राउंड से आता है वो इसे खरीदने की हैसियत ही नहीं रखता है। आरोपी एक गरीब किसान परिवार से आता है जो कुछ महीने पहले 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी करता था। ऐसे में सवाल यह है कि आरोपी को 5 से 6 लाख रुपए महंगी विदेशी रिवॉल्वर किसने दी? इसकी एक एक गोली कारतूस की कीमत 20,000 रुपए है। तो फिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है? अतीक हत्याकांड की तर्ज पर यूपी में एक और माफिया को सरेआम मार दिया गया। नाम था संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा। मेरठ का वो कुख्यात गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, जिसके नाम से खाकी भी खौफ खाती थी, उसे एक मामूली लड़के ने ठीक वैसे ही मार दिया जैसे अतीक और उसके भाई अशरफ को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और मारने वाले हमलावरों का कोई खास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। जीवा हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आपराधिक इतिहास क्या है, ये सब कुछ जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले जीवा की हत्या में जो चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है उसे जान लीजिए। जीवा की हत्या में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह एक सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर है। इसी रिवॉल्वर से बुधवार को आरोपी विजय पर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को गोलियों से छलनी करने का आरोप है। रिवॉल्वर के साथ पुलिस ने 6 गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं। इन 6 गोलियों में से 4 गोलियां जीवा को लगी थीं, जबकि एक गोली दीवार से टकराकर सिपाही के पैर को चीरती हुए निकल गई और एक गोली फर्श से टकराकर एक बच्ची को जा लगी। जीवा की हत्या लखनऊ में हुई और हड़कंप जौनपुर में मच गया। बनारस और आजमगढ़ के बीच स्थित जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली में खलबली मच गई, क्योंकि जीवा की हत्या का आरोपी विजय यादव इसी कोतवाली इलाके का रहने वाला था। विजय के बारे में पता चलते ही जौनपुर हेडक्वार्टर से डीएसपी गौरव वर्मा केराकत कोतवाली पुलिस के साथ विजय यादव के घर पहुंचे, जो कोतवाली से महज 8 किलोमीटर दूर है। विजय केराकत के सरकी सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है। विजय के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए पुलिस उसके घर पहुंच गई। घर वालों से पूछताछ शुरू की। विजय के पिता किसान हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हल उठाने वाला हाथ कभी हथियार उठाएगा। पिता ने बेटे के बारे में बताना शुरू किया तो पुलिस भी दंग रह गई। लखनऊ कोर्ट में जीवा हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से नाम आ रहा है सामने, वो जौनपुर के केराकत कोतवाली थाना क्षेत्र के इसी सरकी सुल्तानपुर गांव का निवासी है विजय यादव। जौनपुर पुलिस की शुरुआती जांच में न कोई इसके ऊपर गंभीर बड़ा कोई आपराधिक इतिहास है। महज पुलिस के जो स्थानीय थाने में वो दर्ज है कोविड-19 का उल्लंघन समेत एक लड़की को भगाए जाने का जो है वो आरोप लगाए जाने का मामला अभी प्रकाश में आया। हालांकि पुलिस लगातार इस विषय पर जांच कर रही है। जब से यह हत्याकांड की सूचना आई है जौनपुर पुलिस में कि यहाँ विजय यादव का यहाँ पर गांव है, तब से जौनपुर पुलिस लगातार जो है उसके घर से लेके कस्बे में, बाजार में, सरकी सुल्तानपुर में लगातार पुलिस फोर्स चक्रमण कर रही है, पैदल मार्च कर रही है। इस विषय में लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। सोचिए जरा कि जिस लड़के के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस हो और एक लड़की को घर से भगाने का केस दर्ज हो, उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को मौत की नींद सुला दिया। विजय के पिता ने बताया कि उनका बेटा मुंबई स्थित टाटा कंपनी में काम करता था। बीते कुछ महीनों से लखनऊ आ गया था और घर वालों को जानकारी दी थी कि उसे लखनऊ में नौकरी मिल गई है। अब सवाल उठता है कि जिस घर का लाल माया नगरी के टाटा कंपनी में नौकरी करता था, आखिर वो उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक कुख्यात गैंगस्टर का शूटर कैसे बन बैठा? यही सवाल विजय के घर वालों से लेकर पुलिस तक को परेशान कर रही है। पहले तो उनके लिए टाटा कंपनी में काम करता था मुंबई में, 2 साल तक काम किया वहाँ पे। इसके बाद मार्च में यहाँ आया तो बोलता है कि पापा वहाँ पे जो कि पगार कम मिलता है, 10-12 हज़ार मिलता है, ड्यूटी बहुत मिल पड़ता है, 12 घंटा 8 घंटा, यही इधर ही कहीं देखेंगे, अगर काम मिलेगा तो हम करेंगे। तो आया तो लखनऊ और 5-6 बार गया था काम के तलाश में। तो आता था 2 दिन के बाद, तो 3-4 दिन 5 दिन रहता था घर पे, फिर चला जाता था। ऐसे उसका आना जाना था। इसके बाद ये 10 तारीख को शादी था, 10 मई को हमारे साले के लड़के का।
उसी शादी में आया था। 11 तारीख को अपन क्या हुआ कि उसको मैं केराकत तक छोड़ा, बोला हमको ड्यूटी जाने का है, तो हम बोला जाओ। 11 तारीख के बाद से फिर कभी फ़ोन नहीं किया वो। हम लोग सब परेशान। किस तरह की ड्यूटी बताई थी लखनऊ में? ड्यूटी अपना ये जो जल पाइप वाला नहीं, जो ये जा रहा है टंकी वाला, यही में बोलता है, यही में हम काम कर रहा हूँ। विजय ने अपने पूरे परिवार को अंधेरे में रखा। लखनऊ में वो किन लोगों के संपर्क में था उसके घर वालों को पता नहीं था। वो यही समझ रहे थे कि बेटा नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन बेटा शायद अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। जीवा की हत्या के बाद उसकी बेटी अपने वकील के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और कोर्ट परिसर में पिता की हत्या किए जाने पर सवाल उठाए। इस हत्याकांड में एक बच्ची और पुलिसकर्मी समेत 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। अब पुलिस विजय से हत्या करवाने की वजहों का पता लगाने में जुटी है। इस हत्याकांड में उसके साथ और कितने लोग शामिल थे, ये भी पुलिस जल्द से जल्द जानना चाहती है। उधर सीएम योगी ने भी इस मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी है, जो हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब जिस विदेशी हथियार से गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या की गई, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। यह हथियार है 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर। इसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जाती है। भारत में यह रिवॉल्वर और इसके कारतूस प्रतिबंधित नहीं है। इसका एक कारतूस 1.5 से 2,000 रुपए में मिलता है। आमतौर पर यह रिवॉल्वर पंजाब में लोग शौकिया तौर पर रखते हैं, यानी कि इस पर कोई प्रतिबंधित तो ये तो है नहीं भारत के अंदर, लेकिन इसको अफोर्ड करना हर किसी आम व्यक्ति की बात नहीं है। 5-6 लाख रुपए का ये रिवॉल्वर है। 10-12 हजार रुपए की सैलरी कमाने वाले इस व्यक्ति के पास कैसे ये रिवॉल्वर आ गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अमित सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक और बात है कि इसने जितने राउंड दागे, इसको साफ कह दिया गया था कि जब तक ये मरता नहीं इसको मारते रहो। 2 गोलियां तो कुछ एक वकील, एक कांस्टेबल को लगी है और एक छोटी बच्ची को लगी है, जो कि फर्श पे जाकर डिफ्लेक्ट होकर लगी। लेकिन इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कम से कम 16 एंट्री पॉइंट है, यानी 8 गोलियां जीवा को इस व्यक्ति ने मारी है। लेकिन इसके पास 6 लाख रुपए का ये रिवॉल्वर आया कहां से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 8 जो 16 एग्जिट पॉइंट मिले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक, जो एक्सक्लूसिव पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है, जिसमें से साफ जाहिर है कि 8 गोलियां केवल जीवा पर लगी है, केवल जीवा को लगी है। इसके अलावा बच्ची जो कि 2 से 3 साल की है, उसके भी बुलेट इंजरीज है और उसके पीठ में अभी भी गोली फंसी हुई है। 2 पुलिस के जवानों को भी गोली लगी है। तो क्या इन जीवा की जो गोली लगी उसको आर पार करने के बाद उस बच्ची के पीठ पे जाकर गोली लगी है, तो ये सब जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कह रही है। पुलिस ये भी नहीं बता रही है कि कितनी राउंड फायरिंग हुई। जो .357 अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर है, ये रिवॉल्वर आखिरकार आरोपी विजय यादव के पास कहां से पहुंचा, इस बारे में लगातार एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसआईटी इस बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। जो बीते 1 महीने से विजय उर्फ आनंद यादव आरोपी जो है वो अपने परिजनों के संपर्क में नहीं था, तो ऐसे में वो कहां था, किसके संपर्क में था, किस गैंगस्टर के संपर्क में था। जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन निकलकर सामने आई है आनंद, उससे आपसी वर्चस्व जो गैंग्स हैं, गैंगस्टरों की आपसी वर्चस्व की ये लड़ाई निकलकर सामने आ रही है। सुनील राठी गैंग, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा गैंग है, वो गैंग और महेश्वरी का गैंग, महेश्वरी जीवा, संजीव महेश्वरी जीवा का गैंग में आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है। फिलहाल एसआईटी की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी अमित, मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, और भी कुछ प्रश्न है। जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड की एसआईटी जांच तेज कर दी गई है। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के 3 सदस्यों की टीम ने घटना स्थल का मुआयना कर लिया है। एसआईटी की टीम पता लगाने में जुटी है कि आखिर किस तरह आरोपी हथियार के साथ वकील के भेष में कोर्ट में दाखिल हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया था, जो 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी, यानी कि काम भी तीव्रता से हो रहा है, स्पीड से हो रहा है। लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा शूटआउट से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। विश्वसनीय पुलिस सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि संजीव जीवा की हत्या गैंग वॉर के तहत की गई।
अपराध की दुनिया में वर्चस्व की जंग के चलते गैंगस्टर जीवा की हत्या की गई। हत्या के शक की सुई गैंगस्टर सुनील राठी की तरफ घूम रही है, जैसा अमित सिंह अभी बता रहे थे, क्योंकि गैंगस्टर सुनील राठी से संजीव जीवा की पुरानी दुश्मनी थी। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ है। जी अमित। देखिए, सुब्रत पाठक जो कि बीजेपी सांसद है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी किसी और से बातचीत कर रहे हैं, तुरंत अभी हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद। और जैसे जुड़ते हैं फिर हम आएंगे आपके पास। नहीं, आपने कहा अमित की संजीव जीवा की दुश्मनी थी सुनील राठी से, तो सुनील राठी गैंग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन 6 लाख रुपए का रिवॉल्वर 10-12 हजार की पगार लेने वाले इस व्यक्ति को दिया किसने, और इतना सोफिस्टिकेटेड रिवॉल्वर देने की क्या आवश्यकता थी? कुछ प्रश्न उठते हैं। जाहिर तौर पे आनंद, कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो 6 लाख रुपए में जो .357 बोर की जो अमेरिकन रिवॉल्वर है वो उसके पास कहां से पहुंची? पिछले 1 महीने से वो अभी अपने फैमिली के टच में नहीं था। आखिरकार वो कहां था? जो अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन निकलकर सामने आ रही है उससे ये साफ है कि ये आपसी जो गैंग्स हैं उसमें आपसी वर्चस्व की ये लड़ाई है। लेकिन पुलिस अभी फिलहाल खुल के कुछ नहीं बोली। जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि सुनील राठी गैंग का इस पूरे मामले में हाथ हो सकता है। इस बाबत हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक भी इस वक्त हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी हम जो बातचीत करेंगे, क्योंकि सुब्रत पाठक सीधे सीधे इस पूरे मामले में विपक्ष का हाथ होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको एक बात तो साफ है कि यहाँ पर देखिए, सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद हैं। सर, जिस तरीके से कल लखनऊ की अदालत में हमने देखा सरेआम गोलियां चली, संजीव जीवा की हत्या हुई, क्या कहेंगे इस पर? आपका पहला रिएक्शन, किसका हाथ इसके पीछे है? देखो, पीड़ादायक है, दुखद है, और इसमें किसका हाथ है तो अभी तो जांच कमेटी बनी है, अभी हम कुछ कह देंगे तो जल्दबाजी होगा। फिर भी कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर या कोई कहीं से किसी का, देखो आप देखो इसके पीछे क्या एंगल हो सकता है। ये भाड़े पर हत्या करने वाले लोग हैं, और ये भाड़े पर आखिर किसकी हत्या की होगी? अब आपने देखा कि एक मुरैना की घटना है मध्य प्रदेश की, कि एक लड़के ने, एक 22 साल के लड़के ने 6 लोगों की हत्या कर दी। कारण ये था कि जब 10 साल का था तो उसके बाप को मार दिया था उन लोगों ने, तो अपने बाप का बदला लेके, तो बदले का भी एक बड़ा इतिहास है। ये भाड़े की हत्या करने वाले तो किसी की भी हत्या कर देते हैं। अब जिसकी हत्या कर दी, क्या बेचारे उसके बच्चों पर बीत रही होगी, क्या उसके पत्नी पर बीत रही होगी, क्या उसके परिवारजनों के ऊपर बीत रही होगी? तो कभी ये तो सोचते नहीं है। तो भाई कौन कहाँ बदला लेने के लिए निकल जाए, क्या विपक्ष लगातार हमलावर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमलावर है। अतीक अशरफ की जिस तरीके से हत्या हुई, उसके बाद अब संजीव जीवा, विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव लगातार हमला कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश जी की पीड़ा बहुत स्वाभाविक है। जब भी कोई अपराधी मरता है तो अखिलेश जी बहुत दुखी होते हैं। अब अपराधी मरता है तो समाजवादी कमजोर होती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को बहुत दुख होता है। अब वो दुखी रहे कोई अपराधी के मरने पे, तो हम इस पे कुछ पर ये चिंता का भी तो विषय है कि सरेआम लगातार हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव। चिंता का भी तो विषय है कि सरेआम दिन दहाड़े वकील के कपड़े पहनकर कोई कोर्ट परिसर में आकर खून कर दे। ये कोई टेम्पलेट तो नहीं बन जाएगा? कभी मीडिया बनकर, कभी लॉयर बनकर। सीधे सुब्रत पाठक से पूछ लेते हैं, ये भी एक चिंता का विषय है कि कोई वकील का कपड़ा पहन के कोर्ट रूम में दाखिल हो जाते हैं, सरेआम गोली चला देते हैं, ये भी तो एक चिंता का विषय है। मैंने पहले ही कहा, दुखद है, पीड़ादायक है, और जब इस प्रकार की घटना यदि कोर्ट में होगी तो सवाल खड़े करेंगी। लेकिन अब क्यों है, क्या है, कैसे है, तो इसके पीछे तो अब ये इसकी जांच कमेटी। अगर गैंग वॉर का कनेक्शन निकलता है तो सुनील राठी पर कार्रवाई होगी? सर, अगर गैंगवॉर का कनेक्शन निकलता है, जिस तरीके से सुनील राठी का नाम आ रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी उसके बाद? क्योंकि सुनील राठी तो बागपत जेल में बंद है। नहीं, देखो, अब जो जेल में बंद है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? जो जेल में बंद है उसके ऊपर तो कोर्ट ही कार्रवाई करेगी ना। अब एक मुकदमा होगा, मान लो अगर कुछ जांच कमेटी आएगी उसके ऊपर मुकदमा होगा, तो फिर अब ये सब कुछ मिलाकर, कुल मिलाकर कानून का ही ये प्रश्न है। इस पे तो आपको उच्चाधिकारी जवाब देंगे, इस पे मैं क्या बोल सकता हूँ। जो उसके गैंग मेंबर्स बाहर अभी घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी? देखो, जिसका भी हाथ होगा, आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं होगी? जो उत्तर प्रदेश में माहौल को खराब करेगा, जो इस प्रकार की घटना को करेगा, और उसके बाद अगर बाहर घूमेगा, तो आपको लगता है कार्रवाई नहीं होगी? 6 लाख रुपए का रिवॉल्वर उसके आस पास कैसे पहुंच गया? श्योरिटी दे रहे हैं, श्योर है कि कार्रवाई जरूर होगी। देखिए अमित, प्रश्न तो बहुत सारे उठते हैं, क्योंकि 6 लाख रुपए का रिवॉल्वर अगर किसी आम व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाता है तो यानी कि असला। और मुंबई में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमित, वापस आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर यह है कि गैंगस्टर संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई। संजीव जीवा को 8 गोलियां लगी थी, जीवा को 6 गोलियां सीने में लगी जो आर पार हुई।
जबकि 2 गोलियां बाएं हाथ में लगी वो भी आर पार हुई हैं थ्रू। 16 वुंड्स दिखे हैं, 8 एंट्री 8 एग्जिट, 16 ऐसे एंट्री एग्जिट वुंड्स उनके बदन पर दिखे हैं। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही संजीव जीवा की मौत हो चुकी थी। न्यूज 18 के पास ये पोस्टमार्टम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कॉपी हमारे साथ है। अमित सिंह हमारे साथ है। अमित सिंह को ये एक्सेस मिला है। 8 गोलियां लगी, 2 हाथ में, 8 6 सीने पर, लेकिन सब थ्रू एंड थ्रू हुई हैं। क्या इन्हीं में से कुछ गोलियां जाकर डिफ्लेक्ट होकर कांस्टेबल और उस छोटी बच्ची को लगी हैं सर? अमित, देखिए ऑफ कैमरा जी आनंद, ऑफ कैमरा मेरी कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि जो बच्ची को जो गोली लगी है और जो बच्ची के पीठ में अभी भी गोली फंसी हुई है, उससे बच्ची को कोई खतरा नहीं है, वो अभी फिलहाल स्टेबल है। लेकिन जिस तरीके से बच्ची को इंजरी हुई है और दोनों पुलिस कांस्टेबल को इंजरी हुई है, ये कहीं ना कहीं जो गोलियां आर पार हुई हैं वही जाकर बच्ची और दोनों पुलिस वालों को भी लगी है। बहरहाल ये जांच का विषय है, ये पुलिस ऑफ कैमरा बता रही है। ऑन कैमरा इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो केवल इतना कह रहे हैं कि एसआईटी गठित कर दी गई है, एसआईटी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 1 सप्ताह के अंदर एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेबल पे होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल 1 सप्ताह का डेडलाइन ही एसआईटी को दिया है। लेकिन यह चिंता का विषय है जिस तरीके से कोर्टरूम में फायरिंग होती है। कोर्टरूम में संजीव जीवा जो है, संजीव महेश्वरी जीवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा गैंगस्टर, 24 मुकदमे आनंद संजीव जीवा पे दर्ज थे, जिनमें से 2 मुकदमे में उसको उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीवा कोई दूध का धुला तो था नहीं, 1 नंबर का गैंगस्टर क्रिमिनल था। जैसा आपने कहा 24 केसेस थे, कुछ में उसको उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, उसको तो जाना ही था नरकलोक। लेकिन किस तरह से उसे भेजा गया, जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या की गई, ये प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी कहीं पर भी आकर ऐसे रिवॉल्वर पा जाएगा और फिर रिवॉल्वर उठाकर किसी को भी मार डालेगा? यह प्रश्न उठता है। क्या उत्तर प्रदेश में यह होना चाहिए? बावजूद इस बात पर, क्योंकि बाबा ने यह आश्वासन दिया है, योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि अब ऐसा नहीं होगा, पर यह हुआ है। वहीं जीवा हत्याकांड के तार सुनील राठी से जोड़े जा रहे हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि जीवा गैंग के कट्टर दुश्मन सुनील राठी गैंग ने ही जीवा की हत्या कराई है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं ये सुनील राठी कौन है, जिस पर जेल में बैठे बैठे अपने दुश्मनों की हत्या के आरोप लगते रहे हैं। 1999 में बागपत में चुनावी रंजिश में सुनील राठी के पिता की हत्या कर दी गई थी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सुनील राठी ने हथियार उठाए। 21 साल की उम्र में सुनील पर 4 हत्याओं का आरोप लगा। कहा गया कि सुनील ने अपने पिता के हत्यारों से बदला ले लिया। रुड़की के राधे श्याम हत्याकांड में सुनील राठी का नाम सामने आया। इसके बाद सुनील राठी पर रुड़की के डिप्टी जेलर नरेंद्र खंपा की हत्या का भी आरोप लगा। यही नहीं, 2018 में कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या का आरोप भी सुनील राठी पर ही लगा। सुनील राठी के खिलाफ अब तक कुल 18 केसेस लंबित हैं और सुनील राठी खुद इस वक्त जेल में कैद है। लेकिन जेल के अंदर से ऑपरेशन चलाना हमारे गैंगस्टर्स बखूबी जानते हैं, चाहे वो जितेंद्र गोगी हो, गोल्डी बरार हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, सुनील राठी हो या फिर अतीक अंसारी जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब गैंग्स जेल के अंदर से ऑपरेट करते थे। मुख्तार अंसारी पर भी यही आरोप है। वहीं लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा हत्या के बाद उसकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में जीवा की पत्नी ने खुद की हत्या की आशंका जताई है। जीवा ने याचिका में लिखा है इसलिए उनकी गिरफ्तारी ना की जाए। कोर्ट ने याचिका की कॉपी यूपी सरकार के वकील को देने को कहा। जीवा की पत्नी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज ही मामले में सुनवाई करेगी। अब कल शाम लखनऊ की अदालत में क्या हुआ, कैसे तमाम सुरक्षा को भेद कर एक शूटर संजीव जीवा के पास पहुंच गया और कैसे कोर्ट रूम में अचानक अफरा तफरी मच गई, जिसकी पूरी कहानी बताई उस घायल कांस्टेबल ने जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद था, चश्मदीद। दिखाते हैं आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत। जिस दौरान लखनऊ की अदालत में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या हुई, उस दौरान उसी कोर्ट प्रेमाइसेस में, कोर्ट रूम में 2
उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद थे जिन्हें बुलेट इंजरीज लगी हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पैरों में चोट है, आप इनको लगी है, और दूसरे शख्स को भी यहाँ पर बुलेट इंजरी भी है। सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ था, कि किस तरीके से वारदात हुआ। आप वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए। आपकी तबीयत अभी कैसी है? तबीयत ठीक है। लाल मोहम्मद नाम है मेरा। कहाँ कहाँ आपको गोली लगी? ये पैर में लगी है एक जगह लगी है और दूसरे पैर में एक जगह लग गई। पूरा मामला जब संजीव पर हमला हुआ उस दौरान आप कहाँ थे? उस समय हम उनकी पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। आप मतलब बाराबंकी से यहाँ पहुँचे थे? नहीं। हाँ, हमारी ड्यूटी लगी थी उनकी पेशी कराने के लिए, तो हम लोग पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। और जैसे ही कोर्ट वाले गेट के पास पहुंचे, बस अचानक गोली चलने लगी। जिस दौरान गोली चली उसके बाद का रिएक्शन किस तरीके से कोर्ट प्रेमाइसेस पर? अब चूंकि उस समय तो हमें भी गोली लग चुकी थी, चूंकि हम कुछ देख नहीं पाए। फिर जब वो संजीव जमीन पर गिर गया तो आप भी गिर चुके थे। जी। सब कुछ जो उन्होंने आंखों देखी वहां पर देखा, उन्होंने अपनी जुबानी उन्होंने बताया। एक और शख्स हमारे साथ हैं, पुलिस के जवान, जो उस दौरान वहां पर कोर्ट प्रेमाइसेस में, कोर्ट रूम में मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। सर कमलेश कुमार। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी वहां पे? 4-5 हुए थे। 4-5 तो बताया जा रहा है कि संजीव पे ही लगी थी गोली, क्योंकि एक बच्ची को भी तो चोट लगी थी, एक छोटी सी बच्ची को गोली लगी। बस इतने हमको सुनाई दिया, वहाँ पे अफरा तफरी मच गए। उसके बाद उसको पकड़ने में हम लोग लग गए, पकड़ लिया गया। वो कितने देर का वाकया होगा ये पूरा मामला? सेकेंडों में, 2 से 3 मिनट में सब कुछ खत्म। मिनट नहीं, सेकेंड में। तो 4 से 5 राउंड तो बताया जा रहा है कि संजीव पर फायरिंग हुई, एक गोली बच्ची को भी लगी है, फिर आपको भी गोली लगे, आपके साथी को भी गोली लगी, जैसे कमलेश आपको लगी, लाल साहब को भी गोली लगी। इतना हमको सुनाई दिया था। फिर आपको अस्पताल आपके साथी लेकर आए? हाँ, साथी लिया। जैसे ही एंटर कर रहा था कोर्ट रूम में तब फायरिंग की थी? हाँ जी। पहली फायरिंग कोर्ट रूम में एंटर, वहीं संजीव गिर गया जी, जमीन पे जी। और वहीं पर आपको भी गोली लगी? हाँ, वहीं पे लगी। उस दौरान जज साहब बैठे हुए थे कोर्ट रूम चेयर पे? उस समय जज साहब नहीं थे चेयर पे। तो फिलहाल देखिए, इनको जांग में गोली लगी है, तो वहीं लाल साहब को भी 2 गोली लगी है, उनको पैरे के नीचे लगी है। इन्वेस्टिगेशन इस मामले में लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में SIT का गठन कर दिया है और SIT 1 सप्ताह के भीतर इस मामले में अपनी रिपोर्ट दायर कर देगी।